हेलो बच्चों आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का चौथा अध्याय जिसका नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन और इस पाठ के लेखक हैं धीरंजन मालवीय जी। इस पाठ को आज हम करेंगे। इस पाठ के अंदर लेखक ने धीरंजन मालवीय जी ने प्रथम भारतीय वैज्ञानिक श्री चंद्रशेखर वेंकट रामन के संघर्षमय जीवन का वर्णन किया है। आइए बच्चों हम इस पाठ को शुरू करते हैं। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। बच्चों यहाँ लेखक कह रहे हैं कि पेड़ से जब सेब गिरता है तो उसके पीछे क्या रहस्य है। इस रहस्य को न्यूटन से पहले कोई भी समझ नहीं पाया था कि असल में जब पेड़ से सेब गिरता है तब वो नीचे की ओर ही क्यों बढ़ता है, कभी भी वो बीच में नहीं रुकता या वो ऊपर की तरफ को भी नहीं जाता। तो ये केवल गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण होता है। तो ये जो रहस्य है इसे न्यूटन से पहले कोई भी समझ में नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदि काल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। बच्चों यहाँ लेखक कह रहे हैं कि इसी प्रकार से जैसे कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमें समझाया, उसी प्रकार से जो समुद्र है विराट समुद्र यानी कि जो विशालकाय जो समुद्र है उसकी नील वर्णीय आभा, यानी कि आभा का मतलब होता है चमकता हुआ और वर्णीय मतलब रंग। तो नीले चमकते हुए समुद्र के पीछे क्या रहस्य है जिसे असंख्य लोग आदिकाल से पुराने जमाने से लोग देखते आ रहे थे, लेकिन इस रहस्य को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया था। और इस रहस्य को हमारे सामने सबसे पहले जो है चंद्रशेखर वेंकट रामन ने ही उपस्थित किया, यानी कि इस रहस्य को समझाया कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। हमारे समक्ष सबसे पहले वैज्ञानिक सर वेंकट रामन ने ही ये रहस्य खोला कि समुद्र का रंग नीला क्यों है। बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। जब 1921 में रामन समुद्री यात्रा पर गए तब वहां पर उन्हें नीले समुद्र को निहारना और प्रकृति प्रेमी थे क्योंकि उन्हें प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम था, तो नीले रंग के समुद्र को देखते रहना उन्हें अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। वो ये जो चंद्रशेखर हैं जब ये गए समुद्र की यात्रा पर तो वहां समुद्र के नीले रंग को, उसकी नीले रंग की सुंदरता को देखते हुए वो घंटों तक खोए रहते थे। लेकिन रामन केवल एक भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, वो एक भावुक इंसान नहीं थे जो कि केवल भावुक होकर के प्रकृति से प्रेम करते रहे, बल्कि वो एक वैज्ञानिक भी थे जिनके अंदर जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा थी कि प्रकृति की समुद्र का रंग इतना ज्यादा नीला क्यों है। ये जानने के लिए वो बहुत ज्यादा सशक्त थे, बहुत ज्यादा इच्छा रखते थे। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। बच्चों उनकी जो जिज्ञासा थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इस कारण ये जिज्ञासा ही उनसे बार बार सवाल करती थी कि आखिरकार क्यों समुद्र का रंग नीला होता है, कुछ और क्यों नहीं होता। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए। बच्चों इसका जवाब ढूंढने में उन्होंने बहुत प्रयास किए और आखिरकार उनको इसका जवाब मिल गया, और जब मिला तब वे विश्वविख्यात यानी कि पूरे संसार में वो प्रसिद्ध हो गए। रामन का जन्म 7 नवंबर सन
1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। उनका जन्म तमिलनाडु के नगर तिरुचिरापल्ली में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। इनके जो पिताजी थे वो फिजिक्स और मैथ्स विशाखापत्तनम में पढ़ाया करते थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। बचपन से ही इनके पिताजी, जब ये छोटे थे चंद्रशेखर, तो तब पिताजी ही इनको गणित और फिजिक्स पढ़ाते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। बच्चों, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि इसमें कोई भी अतिशयोक्ति का मतलब है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि यदि हम इस बात को बढ़ा चढ़ाकर के भी कहें कि जिन दो विषयों में सबसे ज्यादा ज्ञान चंद्रशेखर को मिला और जितनी ज्यादा प्रसिद्धि उन्होंने संसार में पाई, उसकी नींव उनके पिता के द्वारा ही रखी गई। अर्थात मैथ्स और फिजिक्स उनके पिताजी के द्वारा ही उन्हें पढ़ाए गए, जिसकी वजह से वो विश्वविख्यात हुए और एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। बच्चों, कॉलेज की पढ़ाई भी उन्होंने, आपको सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने सबसे पहले ANB कॉलेज तिरुचिरापल्ली से की और फिर बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की थी। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफी ऊंचे अंक हासिल किए। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। यानी कि जब वो छोटे थे रामन, तब भी उनका मन जो था अनेक विज्ञान के रहस्यों को जानने के बारे में इच्छुक रहता था। अपने कॉलेज के जमाने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। जब चंद्रशेखर वेंकटरामन जब कॉलेज में पढ़ते थे, तब उन्होंने शोध कार्य मतलब होता है खोज या एक्सपेरिमेंट्स करना, इन कामों के में अंदर वो बहुत ज्यादा रुचि लिया करते थे। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने जो सबसे पहला जो उन्होंने शोध किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, वो एक्सपेरिमेंट भी एक मैगजीन में प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था फिलोसॉफिकल मैगजीन। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें, मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। यानी कि लेखक यहाँ कह रहे हैं कि वेंकटरमन की बहुत ज्यादा इच्छा थी कि वो एक्सपेरिमेंट्स करने को या शोध कार्य करने को ही अपना जीवन समर्पित कर दें और अपने करियर के रूप में भी इसे ही चुने। लेकिन उस जमाने में बच्चे जो थे वो करियर के रूप में एक्सपेरिमेंट्स को या शोध कार्य को अपने करियर के लिए नहीं चुनते थे। ऐसा उस समय पे प्रचलन था। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। प्रतिभावान का मतलब है बच्चों, जो बहुत ही बुद्धिमान होशियार बच्चे होते थे उस जमाने में, वो सरकारी नौकरियों की तरफ ही खिंचे चले जाते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि रामन भी अपने समय के जो बहुत ही योग्य छात्र थे, उन्हीं की तरह ही भारत सरकार के वित्त विभाग का मतलब है बच्चों इनकम टैक्स के अफसर बन गए। और जो उनका चयन हुआ था वो चुन करके इनकम टैक्स के ऑफिसर बन के कलकत्ता में चले गए। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। अब चंद्रशेखर वेंकटरामन जी कलकत्ता तो चले गए सरकारी नौकरी के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर बनके, लेकिन उनका जो रुझान था, जो झुकाव था, वो हमेशा ही एक्सपेरिमेंट्स करने या खोज करने की तरफ ही लगा रहा।
दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाजार जाते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। वैसे तो वो सरकारी नौकरी में काम करते थे सुबह से शाम तक, लेकिन शाम होते ही जैसे ही उनकी ऑफिस से छुट्टी होती, वहां कलकत्ते में एक बहू बाजार बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, वहां पर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। वहां पर प्रयोगशाला में ये जाते और अपना शोध कार्य करते। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कड़ी मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। ये जो प्रयोगशाला थी ये बहुत ही अनूठी संस्था थी, बहुत ही अलग तरह की एक संस्था थी जिसे कलकत्ता के एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने बड़ी मेहनत के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। तो बच्चों, ये संस्था जो थी वो इसीलिए जलाई गई थी ताकि जो देश की में आने वाली जनरेशन है, जो फ्यूचर की जनरेशन्स हैं, उन लोगों को विज्ञान के बारे में परिचित कराया जा सके, साइंस के बारे में उनका इंटरेस्ट जो है वो, उनका साइंस की तरफ जो रुचि है उसे खींचा जा सके। और लोग जो हैं एक्सपेरिमेंट्स जो कि बहुत महंगे होते हैं, बहुत सारा सामान चाहिए होता है, उसी के लिए प्रयोगशाला बनाई गई थी कि जो लोग साइंस के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो साइंस में रुचि रखते हैं, वो आए और यहाँ पर अपने प्रयोग करें। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। इतने महान उद्देश्य थे इस संस्था के कि यहाँ पर लोग आए जो कि साइंस से जुड़े हुए लोग हैं और प्रयोग करें, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो संस्था थी उसके पास साधन, जो औजार चाहिए होते थे, जो वस्तुएं चाहिए थी प्रयोग के लिए, उनका नितांत अभाव, यानी कि उनकी बहुत ज्यादा कमी थी। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। अब रामन शाम के समय जब जाते इस प्रयोगशाला में, तब जो भी उपकरण वहां पर मौजूद होते थे, काम चलाऊ उपकरण ही होते थे, उनका इस्तेमाल करके रामन शोध कार्य का काम किया करते थे। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था। यह एक हठ योग का उदाहरण था, मतलब कि रामन जो है वो इतने ज्यादा कर्मठ थे अपने काम के लिए कि नहीं, मुझे तो करने ही है प्रयोग। वो इस तरफ बहुत ज्यादा रुचि रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने हठ के कारण उन प्रयोगों को करना जारी रखा, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहू बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करता। यानी कि साधक का मतलब है बच्चों काम करने वाला, कि एक व्यक्ति जो कि सुबह से घर से निकल करके काम करता, दफ्तर में कड़ी मेहनत करता और बहू बाजार में एक मामूली सी प्रयोगशाला जो बनी हुई थी, एक लेबोरेटरी जो बनी हुई थी, वहां जाकर के अपनी इच्छा शक्ति से, अपने जो भी उसको समझ थी फिजिक्स की और साइंस की, उसी के बलबूते पे अपने प्रयोग जो था वो करता था। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। बच्चों, वाद्य यंत्र होते हैं म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ठीक है। तो जब वेंकटरामन जी जाते थे प्रयोगशाला में, वहां पर बहुत सारे वाद्य यंत्र थे, उन्हीं की तरफ इनका ध्यान जो था वो खिंचा हुआ चला गया। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। अब वाद्य यंत्रों में से किस तरह से ध्वनियां निकलती हैं, उसका क्या रहस्य है, उसे पता करने की भी वेंकटरामन जो थे कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिनमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। इसी समय पर वेंकटरामन जी ने अनेक वाद्य यंत्रों का, अनेक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का अध्ययन किया, जिसके अंदर देशी, हमारे देश के भी, और विदेशी वाद्य यंत्र भी शामिल थे। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेलो,
या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। बच्चों, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब वेंकटरामन जी ने वाद्य यंत्रों पर एक्सपेरिमेंट्स किए, शोध कार्य किए, तब और उनके जो अध्ययन किया उनके बारे में कि किस तरह से उनमें से ध्वनि निकलती है, तो इसके अंदर उन्होंने विदेशी जो वाद्य थे जैसे वायलिन, चेलो, पियानो, इनका अध्ययन तो किया ही, साथ ही उन्होंने वीणा, तानपुरा और मृदंगम का भी अध्ययन किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया हैं। बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि उस समय में यह बात बहुत प्रचलित थी कि भारत में जो वाद्य यंत्र, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भारत में यूज किए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो बहुत ही घटिया या बहुत ही पुरानी सी किस्म के बने हुए हैं और अच्छे नहीं हैं। ये जो भ्रांति थी, ये जो संदेह था, इसको भी तोड़ने की कोशिश वेंकटरामन ने की। यानी कि उन्होंने ये लोगों को समझाया कि भारतीय वाद्य यंत्र भी विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में बहुत ही बढ़िया हैं। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए यानी कि ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें से जो साउंड्स निकलती हैं, जो कंपन होता है, उसके पीछे के रहस्य को उन्होंने समझाया और इसके लिए अनेक सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि अनेक मैगजीन्स में भी छपे। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। बच्चों, उस जमाने के एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हुए जिनका नाम था सर आशुतोष मुखर्जी। उन्हें जब वेंकटरामन के बारे में पता चला, तब उन्होंने इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। यानी कि उसी समय की बात है कि कलकत्ता में विश्वविद्यालय, जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, वहां पर प्रोफेसर का पद सृजित हुआ। यानी कि पहले के टाइम में, इससे पहले प्रोफेसर्स को नहीं रखा जाता था, कॉलेजेस में भी एज अ टीचर्स ही आते थे और वो पढ़ाते थे, लेकिन इससे पहले यहाँ प्रोफेसर्स नहीं होते थे। अब यहाँ पर कलकत्ता में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद रखा गया कि प्रोफेसर को रखा जाएगा जो बहुत एक्सपीरियंस हो, जो बहुत ज्ञानी हो और बच्चों को पढ़ा सके। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। अब आशुतोष मुखर्जी ने रामन को ये एक प्रस्ताव दिया कि आप सरकारी नौकरी जो है वो छोड़ दें और कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद को स्वीकार कर लें। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थीं। बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि उस जमाने में जो सरकारी नौकरी होती थी वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही सम्मानित नौकरी मानी जाती थी और उसके साथ बहुत अच्छी मोटी तनख्वाह उनको दी जाती थी, बहुत सारी सुविधाएं भी उसके साथ दी जाती थी। अब ऐसे समय में उन सब चीजों को त्याग करके केवल एक प्रोफेसर की नौकरी को ले लेना, ये एक बहुत ही मुश्किल निर्णय था रामन के लिए। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। लेखक कह रहे हैं कि 10 साल से रामन जी सरकारी नौकरी पर थे और इतनी अच्छी सुख सुविधाओं को वो ले रहे थे और बहुत ही अच्छा वेतन ले रहे थे। तो अब 10 साल के बाद इतनी अच्छी सरकारी नौकरी को छोड़ देना और बहुत ही कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी को ले लेना, ऐसा फैसला करना बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना,
सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रामन ने सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को 1917 में छोड़ दिया और फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की अपनी नौकरी को ग्रहण कर लिया। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि सरस्वती की साधना करना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं ज्यादा वो अच्छा मानते थे। सरस्वती की साधना का मतलब है कि वेंकटरामन जी वो सबसे ज्यादा प्रयोगों को करना, एक्सपेरिमेंट्स को करने में रुचि रखते थे। अपनी इस रुचि के कारण ही उन्होंने सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और विश्वविद्यालय की नौकरी को ग्रहण कर लिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। अब क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय में वे आ गए तो उन्होंने वहां का जो शैक्षणिक माहौल था वहां उन्होंने अपना सारा समय बच्चों को पढ़ाने में, अध्ययन में लगा दिया। बच्चों, आगे लेखक कह रही हैं 4 साल के बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। यानी कि कलकत्ता में विश्वविद्यालय की नौकरी को शुरू होने के बाद जब वो इस नौकरी में चले गए रामन, उसके 4 साल के बाद यानी 1921 में समुद्र यात्रा के लिए रामन दोबारा से गए। तब उनके दिमाग में दोबारा से ये सवाल हिलोरे लेने लगा या बार बार आने लगा कि क्यों समुद्र का रंग नीला ही होता है। इसकी इन्होंने जब खोज करी तो उसकी परिणति अर्थात उसका परिणाम यह निकला कि उनकी जो ये खोज थी वो रामन प्रभाव की खोज के रूप में जानी जाती है। रामन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। रामन ने इस बारे में पता किया कि जब प्रकाश की किरण ठोस या तरल पदार्थ से होकर के गुजरती है तब उसमें क्या बदलाव आता है। बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि रामन ने कोई एक ठोस वस्तु या तरल पदार्थ लिया और उसके ऊपर जब एक ही तरह की प्रकाश की सफेद किरण को उस पर डाला गया तब वो किरण अनेक अणुओं से होकर के गुजरती हुई उसमें जो परिवर्तन आए इसके बारे में उन्होंने बहुत शोध किया और बहुत खोज करके उसके अध्ययन से अनेक परिणाम निकाले। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। यानी कि जब एक किसी भी ठोस पदार्थ से एक प्रकाश की किरण, एक वाइट रंग की अगर किरण सफेद रंग की किरण एक ठोस वस्तु के आगे से निकलती हुई जाती है या एक तरल पदार्थ से होती हुई जाती है तो उससे गुजरने के बाद उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए अनेक अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा लेते हैं। यानी कि वेंकटरामन ने अपने शोध में ये पाया कि जब एक ही तरह की प्रकाश की जो किरण है उसके जो फोटोन है, फोटोन अर्थात प्रकाश का जो अंश एक ठोस पदार्थ से या तरल पदार्थ से जब होकर के निकलता है तो उसके अंदर जो अणु हैं वे अणु जब प्रकाश की किरण से टकराते हैं तो उसके फलस्वरूप वे ऊर्जा का कुछ अंश या तो खो देते हैं या पा लेते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण या रंग में बदलाव लाती हैं। बच्चों, यदि प्रकाश की किरण किसी भी ठोस वस्तु से गुजरेगी या तरल वस्तु से गुजरेगी तो या तो अधिक ऊर्जा ले लेगी या ऊर्जा को कम देगी और उसके रंग में बदलाव आएगा। आगे लेखक कह रहे हैं कि एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। यानी कि जब एक ही रंग की प्रकाश की किरण जब
गुजरती है किसी ठोस वस्तु से, तब उसमें जो सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जो किरण वहां से निकलती हैं, अनेक किरणें तरंगित होकर निकलेंगी, तो जो ये किरणें निकलेंगी वो उसके अंदर बैंगनी रंग की जो किरण होगी उसमें सबसे अधिक ऊर्जा होगी। बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। बैंगनी के बाद बच्चों ये सारे रंगों की जो किरणें हैं वो निकलेंगी। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। इसमें जब ये किरणें निकलेंगी उनके अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होगी और सबसे कम ऊर्जा लाल वर्णीय प्रकाश में होगी। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस द्रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब एक वर्णीय प्रकाश, जब एक तरह की जब रोशनी किसी भी तरल या ठोस पदार्थ से जब गुजर रही है, तो जब वो उसमें से गुजर रही है तो जिस हिसाब से वो किरण ऊर्जा को पा रही है उसी हिसाब से उसका जो रंग है वो परिवर्तित होता है। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। बच्चों यहाँ लेखक कह रहे हैं कि रामन ने जो खोज करी, इस खोज को इससे पहले आइंस्टाइन ने केवल बताया था, अपने विचारों को केवल बताया था, लेकिन उनको वो साबित नहीं कर पाए थे। प्रयोग के द्वारा आइंस्टाइन अपने इन विचारों को साबित नहीं कर पाए थे कि जब कभी भी प्रकाश की एक वर्णीय किरण जब ठोस या तरल पदार्थों से निकलती है तब उसके अंदर बहुत ज्यादा रंगों में परिवर्तन होता है, ऊर्जा के अधिक या कम मिलने के कारण। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि आइंस्टाइन से जो पहले के वैज्ञानिक हुए थे वो हमेशा से प्रकाश को एक तरंग के रूप में ही माना करते थे, लेकिन आइंस्टाइन ने ये बताया था सबसे पहले कि असल में प्रकाश जो है वो बहुत ही छोटे से सूक्ष्म कणों की तीव्र जो धारा है उसी के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें फोटॉन का नाम दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो इतने सूक्ष्म कण हैं जो प्रकाश में होते हैं ये बुलेट की तरह तीव्र होते हैं और इन्हीं कणों को आइंस्टाइन ने फोटॉन का नाम दिया था। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। अब रामन ने जो प्रयोग किए थे आइंस्टाइन की इस बात को उन्होंने 100% साबित कर दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। यानी कि रामन के प्रयोग ने आइंस्टाइन की इस बात को प्रमाणित कर दिया, साबित कर दिया कि जब एक वर्णीय प्रकाश जो है वो उसके वर्ण में परिवर्तन तभी होता है जब ये प्रकाश की किरण बहुत ही तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के अंदर से होकर के गुजरती है, तब उनके व्यवहार में जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। अब रामन ने ये जो खोज करी उस खोज के कारण ही किसी भी पदार्थ के अंदर जिसमें से प्रकाश की किरण निकल रही है उस पदार्थ के अंदर किस तरह के अणु और परमाणु हैं, उनकी आंतरिक संरचना किस तरह की है, इसका अध्ययन करना भी बहुत ही आसान हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। बच्चों, इससे पहले इस काम के अध्ययन के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह बहुत ही मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणुक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। लेकिन रामन की जब खोज हमारे सामने आ गई तब पदार्थों के अणुओं
और परमाणुओं की जो संरचना है उसके अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। यानी कि जो खोज अब रामन जी ने की थी, वे खोज जो थी यह हमें एक वर्णीय प्रकाश जो है, जब एक तरह का प्रकाश एक ठोस वस्तु से निकलता है उसमें क्या परिवर्तन आते हैं और पदार्थों की अणुओं और परमाणुओं की संरचना किस तरह की है, इसकी सही जानकारी हमें रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लेकर के पता चल जाती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना और अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। अब ये जानकारी मिल जाने के बाद शोध को करना बहुत ही आसान हो गया। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। बच्चों, अब लेखक बता रहे हैं कि रामन ने जो शोध किए, जो एक्सपेरिमेंट किया, उससे वो पूरे संसार के जो नंबर 1 के वैज्ञानिक थे वहां पर जो है उनका नाम पहुंच गया और वो कि उन्होंने इतना बड़ा शोध किया और उस शोध के कारण जो था वो विश्व में प्रसिद्ध हो गए। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी ही लग गई। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। अब अनेकों पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया रामन जी को, और उन्हें 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता भी दी गई। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1929 में उनको सरनाम, क्योंकि सरनाम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने इतनी सारी उपलब्धियां की, इतने सारे उन्होंने शोध किए, इसलिए उनके नाम के आगे सर लगा दिया गया, सम्मानित किया गया उन्हें। और उसके बाद अगले ही साल उन्हें भौतिकी यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। बच्चों, ये सारे पुरस्कारों से सर वेंकटरामन जी को सम्मानित किया गया। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। यानी कि अब उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया और नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। यानी कि इंडिया की सिटीजनशिप जिसे मिली हुई हो, ऐसा वैज्ञानिक और कोई भी इनके बाद नहीं हुआ है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला हो। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उन्हें जितने भी सम्मान दिए गए वो उसी वक्त दिए गए जब भारत अंग्रेजों का जिस वक्त गुलाम था, उसी वक्त उन्हें सारे सम्मान दिए गए। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। भारतीय चेतना का मतलब है लोगों के अंदर एक नई जागरूकता आई कि साइंस में भी हमारा देश बहुत तरक्की कर सकता है, किसी से भी हमारा देश जो है वो कम नहीं है। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। बच्चों, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति का रामन के साथ बहुत ज्यादा ही लगाव था और उन्होंने हमेशा ही अपनी जो भारतीय पहचान है उसे खत्म नहीं होने दिया, उसे अक्षुण्ण नहीं होने दिया, उसे टूटने नहीं दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो एक साउथ इंडियन थे। वेंकटरामन नाम से ही भी आप जान सकते हैं कि एक साउथ इंडियन थे वो, और उन्होंने साउथ इंडियन पहनावा जो वो पहनते हैं, धोती पहनते हैं जैसे कि साउथ इंडिया के लोग, उसको उन्होंने अपनी जो पहनावा था भारतीय पहनावा उसे नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे, मदिरा से सख्त परहेज करते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। यानी कि
वो प्योर वेजिटेरियन थे और वो मदिरा का मतलब है शराब, शराब से भी वो दूर रहते थे। और नोबेल पुरस्कार लेने के लिए जब वो स्टॉकहोम गए, वहां पर भी उन्होंने अल्कोहल ना लेने के लिए जोर दिया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आनंदित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों। यानी कि अब उनका थोड़ा सा परिहास यानी मजाक भी किया गया कि रामन प्रभाव तो इतना बड़ा उन्होंने प्रयोग कर दिया, तो अब वो क्यों अल्कोहल के प्रभाव को नहीं देख रहे हैं, उससे क्यों परहेज कर रहे हैं। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। यानी कि उनका जो व्यक्तित्व था वो केवल प्रयोगों तक ही सीमित नहीं था, उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। बच्चों, यह लेखक कह रहे हैं कि जो वेंकटरामन जी थे वो ये चाहते थे कि हमारे देश के अंदर जो आने वाली पीढ़ी है वो भी विज्ञान की तरफ बहुत ही अधिक जागरूक हो और इसकी तरफ समर्पित रहे, तो इसी के लिए उनमें ये इच्छा थी। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा था। अब सारी जिंदगी वो इस बात को याद करते थे कि अपने शुरुआती समय में जब वो प्रयोगशाला में जाते थे तब वहां पर उनके पास शोध करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उपकरण यानी कि चीजों की बहुत ज्यादा वहां पर कमी थी। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बंगलौर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। इसीलिए उन्होंने बच्चों बहुत ही आधुनिक उपकरणों के साथ एक प्रयोगशाला बनाई जिसकी स्थापना बेंगलोर में की गई और इसी का नाम रखा गया रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका आरंभ की। बच्चों, इन्होंने एक शोध पत्रिका, एक एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक पत्रिका भी, एक मैगजीन चालू करी जिसका नाम था इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया, क्योंकि अब हमें पता है कि कलकत्ता के विश्वविद्यालय में इन्होंने बच्चों को फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाया। तो इनके जो स्टूडेंट्स थे जो इनसे पढ़े थे वेंकटरामन जी से, उन बच्चों ने भी आगे चल करके एक्सपेरिमेंट्स में प्रयोग करके बहुत अच्छा नाम कमाया। उन्हीं में से कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। अब साइंस का बहुत ज्यादा प्रचार हो हमारे देश में, जो हमारी जनरेशन है, न्यू फ्यूचर जनरेशन, वो साइंस में इंटरेस्ट लें, तो इसके लिए इन्होंने एक करंट साइंस नाम की एक पत्रिका भी, उसका भी संपादन किया, उसको भी लिखा। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हो गई। अब रामन प्रभाव जो था उसमें केवल उन्होंने प्रकाश की किरणों के बारे में नहीं बताया, बल्कि उन्होंने पूरे देश को आलोकित और प्रभावित भी किया। और उनकी जो मृत्यु थी वो 82 की एज में ही हो गई थी। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। साइंस के लिए लोगों को जगाना, जागृत करना, उसकी अधिक से अधिक जानकारी, उसके सब पहलुओं के बारे में लोगों तक पहुंचाना, इसके एक बहुत ही बड़े हमारे सामने जो व्यक्ति हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, वो हैं रामन, श्री वेंकटरामन जी। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। उन्होंने हमेशा से हमें यही सिखाया कि हमारे आसपास में जितनी भी प्राकृतिक की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें हम विज्ञान की दृष्टि से ही देखें और समझें। यदि फूलों का रंग लाल है तो क्यों है? अगर समुद्र का रंग नीला है, पानी का रंग, तो नीला क्यों है?
या वाद्य यंत्रों में से ध्वनि निकलती है तो क्यों निकलती है, यानी कि हर एक चीज में जो साइंस है उसके लिए उन्होंने हमें जागृत किया कि जितनी भी घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, उन सब के पीछे एक वैज्ञानिक रीजन है, उसे देखो। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। यही वजह थी कि उन्होंने संगीत के चाहे सुरताल हो, चाहे प्रकाश की किरणें हो, चाहे समुद्र का नीला रंग हो, सभी के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांत उन्होंने खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। यानी कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी एक वजह है, लेकिन हम उसकी जो वो तलाश में हैं, जिसे हम तलाश लें, वो इसी वजह से वहां बिखरी हुई हैं। जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की। यानी कि सिर्फ हमें एक ही जरूरत है कि हम वेंकटरामन के जीवन से प्रेरणा लें और प्रकृति के अंदर जितने भी वैज्ञानिक रहस्य छुपे हैं उन्हें हम जानें और उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लें। ये बच्चों चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की बुक कक्षा 9 के लिए हिंदी की किताब पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के चौथे पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन, इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? तो इसका उत्तर होगा, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक सुयोग्य और जिज्ञासु वैज्ञानिक एवं अनुसंधान करता थे। बच्चों दूसरा प्रश्न है, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी 2 जिज्ञासाएं उठीं? तो इसका उत्तर होगा, समुद्र को देखकर रामन के मन में 2 जिज्ञासाएं उठीं। समुद्र के पानी का रंग नीला ही क्यों होता है? और दूसरी जिज्ञासा उठी, पानी का रंग और कोई क्यों नहीं होता? बच्चों तीसरा प्रश्न है, रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली? यानी कि रामन के पिता ने अपने पुत्र वेंकटरमन को किन विषयों के बारे में पढ़ाया या उनका इंटरेस्ट किन विषयों में पैदा किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, रामन के पिता गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। उन्होंने रामन में गणित और भौतिकी की सशक्त नींव डाली। बच्चों चौथा प्रश्न है, वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, रामन वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के द्वारा उनके कंपन के पीछे छिपे हुए वैज्ञानिक रहस्य की परतों को खोलना चाहते थे। पांचवा प्रश्न है, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी? इसका उत्तर होगा, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की भावना थी कि वह पढ़ाई करके विश्वविद्यालय के शिक्षक बनकर अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्यों में अपना पूरा समय लगाना चाहते थे। बच्चों छठा प्रश्न है, रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, रामन का सवाल था कि आखिर समुद्र के पानी का रंग नीला ही क्यों है? इसके लिए उन्होंने तरल पदार्थ पर प्रकाश की किरणों का अध्ययन किया। उनके प्रयोग की परिणति रामन प्रभाव की महत्वपूर्ण खोज के रूप में जानी जाती है। सातवां प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया? तो इसका उत्तर होगा, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने बताया था कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। उन्होंने इन कणों की तुलना बुलेट से की है और इन्हें फोटोन का नाम भी दिया है। बच्चों इस श्रेणी में 8वां और आखिरी प्रश्न है, रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया? इसका उत्तर होगा, रामन की खोज ने
पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं के बारे में खोज के अध्ययन को सहज बनाया। ठीक है बच्चों, दूसरी श्रेणी है लिखित प्रश्नों की। इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो इसमें सबसे पहले आपसे जो पूछा गया है प्रश्न वो है, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? इसका उत्तर लिखेंगे, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा थी कि वे नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करें, पूरा जीवन शोध कार्यों में लगा दें। उनका मन और दिमाग विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बेचैन रहता था, परंतु इसे कैरियर के रूप में अपनाने की उनके पास खास व्यवस्था नहीं थी। बच्चों, अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? तो इसका उत्तर लिखेंगे, रामन ने देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया। इस अध्ययन के द्वारा वे पश्चिमी देशों की भ्रांति को तोड़ना चाहते थे कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया हैं। यानी कि उस जमाने में ये माना जाता था कि जो भारतीय वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि वीणा और ये सब जो हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे यहाँ बजाए जाते हैं, उन्हें बहुत ही घटिया माना जाता था। तो उन्होंने लोगों की इस धारणा को बदला कि विदेशी वाद्य यंत्र ही केवल अच्छे नहीं हैं, भारतीय वाद्य यंत्र भी बहुत बढ़िया हैं। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे, रामन के लिए नौकरी संबंधी यह निर्णय कठिन था जब एक दिन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी ने रामन से नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद लेने के लिए आग्रह किया। सरकारी नौकरी की बहुत अच्छी तनख्वाह, अनेकों सुविधाएं छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली नौकरी का फैसला लेना वाकई में मुश्किल था, परंतु रामन ने सरकारी नौकरी छोड़कर विश्वविद्यालय की नौकरी कर ली, क्योंकि सरस्वती की साधना उनके लिए महत्वपूर्ण थी। इसलिए यह काम सचमुच हिम्मत का काम था। बच्चों, चौथा प्रश्न है, सर चंद्रशेखर वेंकटरामन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सर चंद्रशेखर वेंकटरामन को समय समय पर निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें पहला है 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। 1929 में उन्हें सर की उपाधि दी गई। 1930 में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तीसरा लिखेंगे, 1954 में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फोर्थ लिखेंगे, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक प्रदान किया गया। फिफ्थ लिखेंगे, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक से उन्हें सम्मानित किया गया। और 6 पॉइंट लिखेंगे, सोवियत संघ का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार भी उन्हें मिला। बच्चों, इस श्रेणी में 5वां और आखिरी प्रश्न है, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया। इनमें से अधिकांश पुरस्कार विदेशी थे और प्रतिष्ठित थे। अंग्रेजों की गुलामी के दौर में एक भारतीय वैज्ञानिक को इतना सम्मान दिए जाने से भारत को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मिला। इसके लिए भारतवासी स्वयं को गौरवशाली अनुभव करने लगे। रामन नवयुवकों के प्रेरणा स्रोत बन गए। बच्चों, अब लिखित प्रश्नों के अंदर ख भाग में बोला जा रहा है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए।
यानी कि ये प्रश्न आपको 3 नंबर के सवाल में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, रामन के समय में शोध कार्य करने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थीं। वे सरकारी नौकरी करते थे, वे बहुत व्यस्त रहते थे, परंतु फिर भी रामन फुर्सत पाते इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में काम करते। इस प्रयोगशाला में साधनों का अभाव था, लेकिन रामन इन कामचलाऊ उपकरणों से भी शोध कार्य करते रहे। ऐसे में अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर अपना शोध कार्य करना आधुनिक हठ योग ही कहा जा सकता है। यह हठ योग विज्ञान से संबंधित था, इसीलिए आधुनिक हठ योग कहा गया है। बच्चों, अगला प्रश्न है, रामन की खोज, रामन प्रभाव क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर ये होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमेशा पेपर में जरूर आता है। रामन प्रभाव क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, रामन की खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग को लेकर जो सवाल 1921 की समुद्र यात्रा के समय आया, वह ही रामन प्रभाव खोज बन गया। अर्थात रामन द्वारा खोजा गया सिद्धांत, इसमें जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल ठोस रवे से टकराते हैं तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा लेते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण में या रंग में बदलाव लाती हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, यह तीसरा प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? तो इसका उत्तर लिखेंगे, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य संभव हो सके। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विभिन्न पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यानी कि किसी भी पदार्थ, चाहे वह तरल हो या ठोस पदार्थ हो, उस पदार्थ में कितने अणु हैं और परमाणु हैं जिनसे मिलकर वह पदार्थ बना है, इसको जांचने के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाने लगा। बच्चों, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, रामन की तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देने लगी। सटीक मतलब बिल्कुल सही जानकारी जो है अब पदार्थों की पता चलने लगी कि उनमें किसी भी पदार्थ में कितने अणु और परमाणु हैं। अब पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। बच्चों, चौथा प्रश्न है, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकटरमन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर होगा, सर चंद्रशेखर वेंकटरमन के जीवन से हमें सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश मिलता है। व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करना चाहिए। सर चंद्रशेखर वेंकटरामन का व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वह देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर वैज्ञानिक कार्यों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने रामन प्रभाव की खोज कर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। बंगलौर में शोध संस्थान की स्थापना की। इसे रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है।
भौतिक शास्त्र में अनुसंधान के लिए इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका आरंभ की, करंट साइंस नामक पत्रिका भी शुरू की और प्रकृति में छिपे हुए रहस्यों का पता लगाया। बच्चों, इस श्रेणी में 5वां और आखिरी प्रश्न है, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से हमें सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश मिलता है। व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करना चाहिए, भले ही इसके लिए रामन की तरह सुख सुविधाओं को छोड़ना ही क्यों ना पड़े। इच्छा शक्ति हो तो राह निकल आती है। रामन ने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। इस तरह रामन ने संदेश दिया कि हमें अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करनी चाहिए। हमें प्रकृति के बीच छुपे हुए वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करना चाहिए। बच्चों, अब घ भाग में जो ग भाग है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। सबसे पहला आपसे पूछा गया है, उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। आपको इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, डॉक्टर रामन विश्वविद्यालय के शिक्षक बनकर अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्यों में अपना पूरा समय लगाना चाहते थे, इसलिए सरकारी सुख सुविधाओं का त्याग किया, क्योंकि उनके अनुसार सरस्वती अर्थात शिक्षा पाने और देने का काम अधिक महत्वपूर्ण था। और इसीलिए बच्चों उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाएं, सरकारी नौकरी, इतना अच्छा वेतन सब छोड़ करके सरस्वती की साधना करना यानी बच्चों को पढ़ाने के काम को सबसे पहले रखा और उसे अपनी नौकरी के रूप में ग्रहण किया। दूसरा आशय स्पष्ट है, हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। बच्चों, इसका आशय स्पष्ट होगा, रामन ने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। इस तरह रामन ने संदेश दिया है कि हमें अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करनी चाहिए। हमें प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करना चाहिए। हमारे आसपास के वातावरण में अनेक प्रकार की चीजें बिखरी होती हैं, उन्हें सही ढंग से संवारने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वही उनको नया रूप देता है। बच्चों, अगला और लास्ट आशय स्पष्ट है, यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था। इस पंक्ति का आशय यह है कि रामन के समय में शोध कार्य करने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थीं। रामन किसी न किसी प्रकार अपना कार्य सिद्ध कर लेते थे, वे हठ की स्थिति तक चले जाते थे। योग साधना में हठ का अंश रहता है। वे सरकारी नौकरी करते थे, वे बहुत व्यस्त रहते थे, परंतु फिर भी रामन फुर्सत पाते ही इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में काम करते। इस प्रयोगशाला में साधनों का अभाव था, लेकिन रामन मामूली उपकरणों से भी अपनी प्रयोगशाला का काम चला लेते थे। यह एक प्रकार का हठ योग ही था। बच्चों, घ भाग जो है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, उपयुक्त शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपने फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो ये वर्ड्स हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, फिलोसॉफिकल मैगजीन, भौतिकी, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, पहला वाक्य है जो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा रहा है, उसमें पूछा गया है रामन का पहला शोध पत्र, फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, में प्रकाशित हुआ था।
तो आप लिखेंगे रामन का पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। दूसरा रिक्त स्थान है, रामन की खोज डैश के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। और तीसरा जो पूछा जा रहा है वो है, कलकत्ता की मामूली सी प्रयोगशाला का नाम डैश था। तो आप लिखेंगे कलकत्ता की मामूली सी प्रयोगशाला का नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस था। चौथा पूछा जा रहा है रिक्त स्थान, रामन द्वारा स्थापित शोध संस्थान रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट भरेंगे फिल इन द ब्लैंक में, नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों आखिरी रिक्त स्थान है, पहले पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए डैश का सहारा लिया जाता था। तो इसमें आप भरेंगे पहले पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए किसका सहारा लिया जाता था? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। बच्चों अगला प्रश्न भाषा अध्ययन का है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, नीचे कुछ समानदर्शी शब्द दिए जा रहे हैं जिनका अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ का अंतर स्पष्ट हो सके। आपको कोई ऐसे शब्द दिए गए हैं थोड़े से जो समानदर्शी हैं, यानी कि जो देखने में आपको लगेंगे कि बिल्कुल ही समान है। जैसे पहला है प्रमाण और परिणाम, लेकिन इनके अर्थ में अंतर होता है। तो इनके अर्थ में अंतर के हिसाब से ही आपको इनके वाक्य बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछा गया है प्रमाण। तो प्रमाण का आप जो वाक्य बनाएंगे वो होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। और साथ में आपसे पूछा गया है प्रणाम। प्रणाम, हमें त्योहारों में हमारे माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। बच्चों परिणाम का तो मतलब होता है अभिवादन करना, नमस्ते करना या रिस्पेक्ट करना। और उसी तरह से जो प्रमाण है, प्रमाण का मतलब होता है साबित करना। अगर आपको मीनिंग पता है तो आप आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अगला आपसे पूछा जा रहा है धारणा और धारण। धारणा का वाक्य लिखेंगे, मेरी धारणा है कि हर इंसान में अच्छाई छिपी होती है। धारणा मतलब मैं मानता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि हर इंसान में एक अच्छाई छिपी होती है। और दूसरा शब्द है धारण। मेरी माँ हर मंगलवार को मौन धारण करती हैं। धारण करना मतलब ग्रहण कर लेना किसी चीज को। तो मेरी माँ हर मंगलवार को चुप रहती हैं, मौन धारण करती हैं। अगला शब्द जो पूछा जा रहा है वो है पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो पूर्ववर्ती का वाक्य लिखेंगे, भारत के पूर्ववर्ती इलाकों में अच्छे डॉक्टरों की कमी हो रही है। यानी कि भारत के जो पूर्व में स्थित इलाके हैं वहां पर अच्छे डॉक्टरों की अब कमी हो गई है। और बच्चों परवर्ती का आप वाक्य बनाएंगे, सम्राट अशोक के परवर्ती शासक मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बने। अगला शब्द और आखिरी शब्द जो आपसे पूछा जा रहा है वह है परिवर्तन और परवर्तन। परिवर्तन का वाक्य लिखेंगे, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और परिवर्तन का वाक्य लिखेंगे, कई सम्राटों ने अपने अपने समय में मुद्राओं का परिवर्तन किया। बच्चों भाषा अध्ययन के अंदर जो दूसरा प्रश्न है वो है, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में आपको कुछ शब्द अंडरलाइन किए गए हैं और अंडरलाइन शब्दों के आपको विलोम शब्द बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क वाक्य के अंदर, क वाक्य में पूछा जा रहा है, मोहन के पिता मन से सशक्त होते हुए भी तन से डैश हैं। तो आपको यहाँ पर सशक्त अंडरलाइन किया गया है, यानी कि आपको सशक्त शब्द का विलोम शब्द भरना है फिल इन द ब्लैंक में। तो इसका आंसर, सशक्त का मतलब होता है शक्तिशाली, तो मतलब स्ट्रांग है। मोहन के पिता मन से सशक्त होते हुए भी तन से अशक्त हैं, असशक्त हैं। ठीक है,
मतलब वो मन से तो वो बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन तन से वो कमजोर हैं। ख फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा रहा है, अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों को डैश रूप से नौकरी दे दी गई है। यानी कि अस्थायी का विलोम लिखना है तो लिखेंगे अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी रूप से नौकरी दे दी गई है। ग वाक्य है, रामन ने अनेक ठोस द्रवों और डैश पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। तो इसका उत्तर होगा, रामन ने अनेक ठोस द्रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। ग फिल इन द ब्लैंक है, आज बाजार में देशी और डैश दोनों प्रकार के खिलौने उपलब्ध हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, आज बाजार में देशी और विदेशी दोनों प्रकार के खिलौने उपलब्ध हैं। आखिरी वाक्य है, सागर की लहरों का डैश उसके विनाशकारी रूप को देखने के बाद डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा, सागर की लहरों का आकर्षण उसके विनाशकारी रूप को देखने के बाद विकर्षण में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, इस वाक्य में आकर्षण दिया हुआ है आपको, वहां फिल इन द ब्लैंक नहीं है, आकर्षण दिया हुआ है और आपको विकर्षण में भरना है। ओके बच्चों, थर्ड प्रश्न है, नीचे दिए उदाहरण में रेखांकित अंश में शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण दिया गया है, चाउतान को गाने बजाने में आनंद आता है। उदाहरण के अनुसार शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द युग्म दिए गए हैं, उनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले दिया गया है सुख सुविधा, तो इसका वाक्य बनाएंगे, माँ अपने बच्चे की सुख सुविधा का ध्यान रखती है। दूसरा आपसे बोला गया है अच्छा खासा, अच्छा खासा का आप वाक्य बनाएंगे, नेताजी का विश्व भर में अच्छा खासा प्रभाव था। तीसरा है प्रचार प्रसार, इसका वाक्य बनाएंगे, विज्ञापन प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम है। और चौथा है आसपास, हमें आसपास की घटनाओं से परिचित होना चाहिए। ओके बच्चों, भाषा अध्ययन का चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में आए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को निम्न तालिका में लिखिए। यानी कि ऐसे शब्द जिन पर बिंदी लगी होती है वो होते हैं अनुस्वार, और वे शब्द जिन पर चंद्र बिंदु लगता है वो होते हैं अनुनासिक। तो आपको अनुस्वार और अनुनासिक की एक अलग अलग तालिका बनानी है। अनुस्वार की तालिका के अंदर आप लिखेंगे अंदर, अंदर सबसे पहला शब्द दिया गया है जिसके ऊपर अ पे बिंदी लगी है। उसी के नीचे आप अंदर के नीचे ख भाग में लिखेंगे रंग, र के ऊपर बिंदी लग जाएगी और आप लिखेंगे रंग। तीसरा शब्द लिखेंगे प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी में ड के ऊपर डे के ऊपर बिंदी लग जाएगी तो हो जाएगा प्रेसिडेंसी। और चौथा शब्द आप लिखेंगे संस्था, स के ऊपर बच्चों बिंदी लगेगी तो संस्था चौथा शब्द हो जाएगा। और पांचवा और आखिरी शब्द अनुस्वार की श्रेणी में लिखेंगे वेंकटरामन, वै के ऊपर बिंदी लगा देंगे वेंकटरामन। अनुनासिक की श्रेणी में बच्चों पहला शब्द दिया गया है ढूंढते, ढ के ऊपर बिंदी लगी है सॉरी चंद्र बिंदु लगा हुआ है। दूसरा शब्द आप लिखेंगे अनुनासिक की श्रेणी के अंदर ढूंढते के नीचे जहां, जहां, जहां के ऊपर आप चंद्र बिंदु लगा देंगे। तीसरा शब्द लिखेंगे जाएं, जाएं में आप ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। और चौथा शब्द लिखेंगे पहुंचना, पहुंचना में आप ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। पांचवा और आखिरी शब्द आप लिखेंगे सुविधाएं, तो सुविधाएं शब्द में आप ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। बच्चों पांचवा प्रश्न है, पाठ में आए निम्नलिखित विशिष्ट भाषा प्रयोग आए हैं, सामान्य शब्दों में इनका आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको पाठ में कुछ ये ऐसी भाषा के प्रयोग आए हुए हैं, इनको आपको इनका अर्थ जो है वो स्पष्ट करना है। ठीक है, जिसमें कि पहला है घंटों खोए रहते, घंटों खोए रहते का आपको जो है मीनिंग बताना है। तो इसका मीनिंग होगा बहुत देर तक ध्यान में लीन रहते,
घंटों खोए रहते यानी बहुत देर तक अपने ध्यान में लगे रहते। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है स्वाभाविक रुझान बनाए रखना। इसका अर्थ है सहज रूप से रुचि बनाए रखना। तीसरा पूछा जा रहा है अच्छा खासा काम किया। तो इसका अर्थ है अच्छी मात्रा में ढेर सारा काम किया। हिम्मत का काम था। अगला पूछा जा रहा है बच्चों, हिम्मत का काम था यानी कठिन काम था। अगला पूछा जा रहा है आशीष आपसे सटीक जानकारी। सटीक जानकारी का मतलब है बिल्कुल सही और प्रमाणिक जानकारी। अगला पूछा जा रहा है काफी ऊंचे अंक हासिल किए यानी कि बहुत अच्छे अंक पाए। कड़ी मेहनत के बाद खड़ा किया था यानी कि इसका अर्थ आप लिखेंगे बहुत मेहनत के बाद शीघ्र संस्थान की स्थापना की थी। और मोटी तनख्वाह का अर्थ है बहुत अधिक आय या वेतन। बच्चों छठा प्रश्न आपसे भाषा अध्ययन में जो पूछा गया है वो है पाठ के आधार पर मिलान कीजिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनका मिलान करना है। तो नीला सबसे पहले दिया गया है नीला। नीला का मिलान करेंगे समुद्र से, नीला समुद्र। पिता का मिलान करेंगे नींव से, पिता ने क्योंकि बहुत अच्छी नींव रखी थी वेंकटरामन की। तैनाती का करेंगे मिलान कलकत्ता से। तैनाती जो है वेंकटरामन की कलकत्ता में हो गई थी। उपकरण का मिलान करेंगे काम चलाऊ से। जो उपकरण या साधन मिले थे वेंकटरामन को वो बहुत ही काम चलाऊ मिले थे। घटिया का मिलान करेंगे भारतीय वाद्य यंत्र से, क्योंकि धारणा थी कि भारतीय वाद्य यंत्र बहुत ही घटिया होते हैं। फोटोन का मिलान करेंगे रव से और भेदन का मिलान करेंगे वैज्ञानिक रहस्य से। बच्चों सातवां प्रश्न है पाठ में आए रंगों की सूची बनाएं। इसके अतिरिक्त 10 रंगों के नाम और लिखिए। तो सबसे पहले आप पाठ में आए रंगों के नाम लिखेंगे। तो उन रंगों के नाम हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। उसके बाद अन्य रंगों के जो नाम लिखने हैं वो होंगे काला, सफेद, गुलाबी, कत्थई, फिरोजी, भूरा, लाल, खाकी, मोंगिया और सलेटी। ठीक है, अब ये आखिरी प्रश्न है बच्चों। इसमें आपको पूछा जा रहा है नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार ही का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए। उदाहरण दिया गया है उनके ज्ञान की सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। अब आपको 5 वाक्य लिखने हैं जिसके अंदर ही का प्रयोग किया गया हो। तो सबसे पहला वाक्य लिखेंगे तुम ही को मिलना है। इसमें ही को अंडरलाइन करें। लोग केवल ऊपरी शोभा को ही देखते हैं। इसके अंदर भी ही को अंडरलाइन करें। तीसरा वाक्य लिखें संघर्ष का नाम ही जीवन है। ही को अंडरलाइन कर देंगे। चौथा वाक्य लिखेंगे दोनों ही अपनी अपनी जगह सुंदर हैं और ही को अंडरलाइन कर देंगे। पांचवा और आखिरी वाक्य लिखेंगे हमारा अन्न कीचड़ में ही पैदा होता है। इसमें भी ही को आप अंडरलाइन कर देंगे। बच्चों आगे अगला प्रश्न है योग्यता विस्तार। इसके अंदर सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है विज्ञान का मानव विकास में योगदान विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इसके अंदर आपको विज्ञान का मानव जीवन पर क्या असर रहा है और क्या योगदान रहा है इसके बारे में लिखना है। तो आप इसमें लिखेंगे कि विज्ञान और मानव जीवन का घनिष्ठ संबंध रहा है। विज्ञान ने अनेक रोगों का इलाज किया है। विज्ञान मानव के लिए एक वरदान साबित हुआ है। और वरदान के तौर पर आप लिखेंगे कि विज्ञान ने अनेक आविष्कार करके हमारे सपनों को साकार कर दिया है। हमारे लिए मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध करवाए हैं। जैसे आज हमें हमारे पास जो नेटवर्क है, जो फोन्स हैं, ये सब हमें विज्ञान के बदौलत ही मिले हैं। और घर बैठे बैठे दूर के समाचार भी हमें विज्ञान के माध्यम से ही मिलने शुरू हुए हैं। बच्चों दूसरा प्रश्न है योग्यता विस्तार में भारत के किन किन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है पता लगाइए और लिखिए। तो इसके अंदर आप लिखेंगे नाम कि वैज्ञानिकों के नाम, जिसके अंदर सबसे पहले तो आप वेंकटरामन का ही नाम लिखेंगे। फिर लिखेंगे हरगोविंद खुराना जी का नाम,
सुब्रमण्यम का नाम लिखेंगे और अमर्त्य सेन जी का नाम भी लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, न्यूटन के आविष्कार के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इसके अंदर आप लिखेंगे कि न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूरी दुनिया को बताया, और कैलकुलस का भी आविष्कार जो है न्यूटन ने ही किया था। अगला प्रश्न है परियोजना कार्य। इसमें सबसे पहले बोला गया है भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों की सूची उनके कार्य तथा योगदान के साथ बनाइए। आपको इसमें भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे होमा जहांगीर भाभा का नाम। ये एक बहुत बड़े भारत के वैज्ञानिक रहे हैं जिन्हें हम भारतीय परमाणु का जनक भी बोलते हैं। दूसरा नाम लिखेंगे विक्रम साराभाई का। यह जो है ये भी एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो इन्होंने ही बनाया था और ये राष्ट्रीय समिति के भी प्रथम अध्यक्ष बने थे। तीसरा नाम लिखेंगे एस भटनागर। इन्होंने अनेक वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं बनाई। बच्चों, चौथे वैज्ञानिक हैं सतीश धवन। इन्होंने विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1971 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। बच्चों, पांचवा है जगदीश चंद्र बसु। भारत के महान वैज्ञानिक थे। 1917 में इन्होंने बताया कि पौधों में भी जीवन होता है। उसके बाद आप चंद्रशेखर वेंकटरामन जी का भी नाम लिखेंगे। इन्होंने रामन प्रभाव की खोज की। और अब्दुल कलाम भी हमारे देश के एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। दूसरा प्रश्न है भारत के मानचित्र में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और कलकत्ता की स्थिति दर्शाएं। यह आपके स्वयं के करने का प्रश्न है बच्चों। और जो तीसरा प्रश्न है पिछले 20 से 25 वर्षों में हुए वैज्ञानिकों की खोज, तो इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में बता दिया है। जैसे अब्दुल कलाम का नाम तो आप इस श्रेणी में लिख ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये अध्याय आपका यहाँ पर पूरा खत्म हो गया है। इसके अंदर शब्दार्थ और टिप्पणियां हैं, वो भी मैं पढ़ रही हूँ, उन्हें ध्यान से सुने। नील वर्णीय का अर्थ है नीले रंग का। असंख्य का अर्थ है अनगिनत, जिनकी संख्या बताना संभव ना हो। आभा चमक। जिज्ञासा जानने की इच्छा। विश्वविख्यात संसार में प्रसिद्ध। भौतिकी वह विज्ञान जिसमें तत्वों के गुण आदि का विवेचन किया गया हो। फिजिक्स जिसे हम बोलते हैं फिजिक्स। अतिशयोक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। हासिल का अर्थ है प्राप्त। शोध कार्य का मतलब है खोज या अनुसंधान कार्य। प्रतिभावान जिसमें विलक्षण बौद्धिक शक्ति हो। वित्त विभाग का मतलब है किसी राज्य के आय व्यय से संबंधित विभाग। रुझान का अर्थ है झुकाव होना। उपकरण साधन या औजार। समृद्ध उन्नतशील। भ्रांति संदेह या अयथार्थ ज्ञान। सृजित रचा हुआ। समक्ष का अर्थ है सामने। अध्यापन का अर्थ है पढ़ाना। परिणति परिणाम। ठोस रवे बिल्लौर और मडिब। फोटोन प्रकाश का अंश। एक वर्णीय एक रंग का। ऊर्जा शक्ति और बल। प्रायोगिक मतलब है प्रयोग संबंधित। तीव्र धारा तेज धारा। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी अवरक्त स्पेक्ट्रम विज्ञान। आणविक अणु का। परमाणविक परमाणु का। संरचना बनावट। संश्लेषण मिलान करना। कृत्रिम बनाया हुआ या बनावटी। अक्षुण अखंडित मतलब टूटा हुआ। कट्टर दृढ़। परिहास हंसी मजाक। आनंदित। आलोकित प्रकाशित। प्रतिमूर्ति अनुकृति चित्र या प्रतिमा। नोबेल पुरस्कार यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च पुरस्कार है जो साहित्य भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान चिकित्सा विज्ञान अर्थशास्त्र तथा शांति के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के जन्मदाता अल्फ्रेड नोबेल हैं जिनका जन्म सन 1833 में स्वीडन स्टॉकहोम नामक स्थान में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने सन 1866 में विध्वंसकारी डायनामाइट का आविष्कार किया था। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम सन 1901 में दिया गया है। ये पाठ बच्चों यहीं पर ही समाप्त होता है।